गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सभी लोग देखेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगलकालीन प्रशासन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जहांगीर ने शासन किया 1605 से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां ने 1627 से 1658 ईस्वी तक और साथ ही औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक। इनसे रिलेटेड वन लाइनर हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का। और इसमें जो पहला है आपका जहांगीर के बारे में हम लोग देखते हैं, जो कि जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इससे रिलेटेड हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो ये दोस्तों आगरा में किया गया था। और जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां है और नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा है। ध्यान रखिएगा, मेहरुन्निसा पूछा गया है कि नूरजहां के बचपन का नाम क्या था, मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा यानी जहांगीर से जब विवाह हो गया, विवाह के बाद नूरजहां ने एक नूरजहां गुट का निर्माण किया। तो नूरजहां गुट का निर्माण किसने किया? नूरजहां ने किया। और इस गुट के जो प्रमुख सदस्य थे वो थे शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शाहजहां यानी शाहजहां का ही जो एक नाम था वो शहजादा खुर्रम। और दूसरा असमत बेगम थी, जो कि नूरजहां की माँ थी। और तीसरे एतमाउद्दौला या मिर्जा गयास बेग, जो कि नूरजहां का पिता था। और जो पांचवा सदस्य था वो था आशफ खां, जो कि नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव दोस्तों 1627 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अगला पॉइंट है, कह रहा है कि मुगल चित्रकला किस शासन के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? तो ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। यानी जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल चित्रकला थी अपनी पराकाष्ठा पर थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द्वयस्पा और सिंगस्पा प्रथा एक चलाई गई थी, जो कि किस शासक के द्वारा आरंभ की गई थी? तो यह आरंभ की गई थी जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल और मेवाड़ के राणा की मध्य चित्तौड़ की संधि हुई। तो पूछ सकता है कि चित्तौड़ की संधि किसके मध्य हुई? तो मुगल और मेवाड़ के राणा के मध्य हुई। और ये किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये दोस्तों हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे पहले आई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो है विलियम हॉकिंस को भेजा था। तो विलियम हॉकिंस जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से आने वाला जहांगीर के दरबार में पहला जो है अंग्रेज था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? तो ये विलियम हॉकिंस को दी गई थी इंग्लिश खान की उपाधि। इसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? तो कौन सा ऐसा शासक है, मुगल शासक है, जिसका मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो वो दोस्तों बाबर है। बाबर का मकबरा काबुल में है। और जहांगीर का जो मकबरा की बात करें तो ये लाहौर में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो कौन था? तो वो था दोस्तों उस्ताद मंसूर था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आर ओ में पूछा गया है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा जो चित्रकार था वो उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और कह रहा है कि मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो मुगल बादशाहों में जो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था वो लिखा था जहांगीर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि खुर्रम यानी खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। ये दोस्तों ये जो है खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु जो अर्जुन देव थे उनको फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट करा कि जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? तो जहांगीर के शासनकाल में जो प्रमुख चित्रकार थे वो उस्ताद मंसूर थे और अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन ये प्रमुख चित्रकार थे जो कि जहांगीर के दरबार में थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगरा में एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो एतमाउद्दौला का जो मकबरा है वो नूरजहां के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है करा मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये भी जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था।
यानी मरियम उज जमानी जहांगीर के द्वारा, और एतमाउद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा। एतमाउद्दौला कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग शासन देखते हैं शाहजहां। शाहजहां का शासन 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसने शासन किया, और इससे रिलेटेड हम लोग वन लाइनर देखते हैं। और इसमें लिखा हुआ है पहला पॉइंट कि गुलाब गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी उसको किसके द्वारा विकसित किया गया। तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी वो असमत बेगम के द्वारा, जो कि नूरजहां की माँ थी। नूरजहां की माँ का नाम असमत बेगम था, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की। तो वह मुगल सम्राट जो था वो शाहजहां था, जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की। नेक्स्ट पॉइंट है कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा। सिजदा दोस्तों कई बार पूछा गया है। सिजदा एवं पैबोश किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया। तो सिजदा एवं पैबोश जो था ये शाहजहां मुगल बादशाह के द्वारा इसे समाप्त किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहां की जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो, अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था। तो शाहजहां की जो पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम थी उनको मुमताज महल के नाम से प्रचलित हुई, और इन्हीं के नाम से उन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनकी स्मृति में यानी याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। और साथ ही साथ ताजमहल का जो वास्तुकार थे पूछा गया है कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे, बनाने वाले थे, वो कौन थे। तो उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के वास्तुकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊत का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो मयूर सिंहासन तख्त ए ताऊत का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है। तो ये कहा है A.L. श्रीवास्तव। A.L. श्रीवास्तव ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा है किसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अपनी शहरतों तथा उदारता के कारण किसे लखु अकबर के नाम से जाना जाता है। तो लखु अकबर के नाम से जाना जाता है दारा शिकोह, जो कि शाहजहां का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, ये शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उपनिषदों का जो फारसी में अनुवाद है वह शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने शेर-ए-अकबर नामक शीर्षक से करवाया था। यानी उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस शीर्षक के नाम से करवाया गया। तो शेर-ए-अकबर के नाम से। और किसके शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। किसके द्वारा, तो शहजादे दारा शिकोह के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है। तो ये माना जाता है शाहजहां के शासनकाल। और जो चित्रकला का वो जहांगीर के शासनकाल को, और जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है वो शाहजहां के शासनकाल को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम जो समन्वय है हमें किस इमारत में देखने को मिलता है। तो वो दोस्तों ताजमहल में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य, ईरान के शाह और मुगल शासकों के मध्य जो विवाद का मुख्य क्षेत्र था वो क्या था। तो वो था कंधार। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला पॉइंट कर रहा है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था। तो ये मीर जुमला के द्वारा उपहार में दिया गया था कोहिनूर हीरा इसको, शाहजहां को। अगला पॉइंट है कि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई। तो ये की गई दारा शिकोह। शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को दी गई थी। और इससे पहले जो है हमने एनसीईआरटी सार संग्रह 6 to 12 महेश बर्णवाल की पूरा जो है प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे वो साइंस हो, सबका ऑनलाइनर बहुत ही छोटे छोटे वीडियो हैं, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग एनसीईआरटी बाकी टॉपिक ना देखे हों वो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जो है शासक बनने से पहले औरंगजेब। अब हम लोग देखते हैं कि
औरंगजेब के बारे में देखते हैं कि जो है शासक बनने से पूर्व औरंगजेब जो था वो कहाँ का सूबेदार था। तो औरंगजेब जो सूबेदार था वो दोस्तों दक्कन का था, यानी शासक बनने से पूर्व। वर्ष 1658 में शामूगढ़ का जो है युद्ध हुआ। शामूगढ़ का युद्ध पूछ सकता है कब हुआ, 1658 में हुआ। और किनके मध्य हुआ, तो ये औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य शामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल सेना में जो सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो किस बादशाह के शासनकाल में के अंतर्गत थे, तो वो दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू सेनापति मुगल सेना में सबसे ज़्यादा थे। और अगला पॉइंट कह रहा है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद कौन सम्राट बना, तो वो बना था बहादुर शाह प्रथम। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम जो है वो 1707 ईस्वी में सम्राट बना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो सर जॉन चाइल्ड ये अंग्रेज था, अंग्रेज गवर्नर था, वो औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था। यानी औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया, तो बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, पॉइंट पूछा गया है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर यानी गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था। तो मुगल शहजादा ने श्रीनगर में जो है आश्रय लिया था वो था सुलेमान शिकोह ने आश्रय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो ये दोस्तों औरंगजेब को जाना जाता है। पूछ सकता है जिंदा पीर किसे कहा गया, औरंगजेब को। या किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब को। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई एग्जामों में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी। औरंगजेब ने बीजापुर की जो विजय की थी वो 1686 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर की, तो ये जय सिंह के द्वारा किया गया। यानी 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि की थी, तो वो जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि मुगल कालीन भू राजस्व जो प्रणालियाँ थी उसको देखते हैं। जैसे खेत बटाई क्या होता था, खेत में ही अनाज का बंटवारा हो जाता था। और एक लंक बटाई यानी अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई कर ली जाती थी, तो उसे लंक बटाई कहते हैं। और एक होता है रास बटाई, अनाज से भूसा निकाल कर बटाई की जाती थी, उसे रास बटाई के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि शासक और वजीर और वकील, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले बन सकते हैं, वन लाइनर भी बन सकते हैं और कूट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बाबर शासक जो था, तो बाबर शासक का वजीर कौन था, तो मेहदी ख्वाजा था। और नेक्स्ट है हुमायूं का जो वकील था या वजीर था निजामुद्दीन अहमद एवं हिंदू बेग था। और अकबर का बैरम खां था जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर शासक का जो वजीर था वो ये पद रिक्त रखा गया था। और शाहजहां के जो शाहजहां शासक था उसका वजीर या वकील था, ये पद भी समाप्त हो गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जैसे जजिया कर किस मुगल बादशाह के काल में पुनः लगाया गया, तो ये औरंगजेब के शासनकाल में पुनः इसे लागू किया गया। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जो कौन थे, जसवंत सिंह थे, उनको 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध। अब पूछ सकता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ, तो 1658 ईस्वी में हुआ। इसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को पराजित किया था। और धर्मत किस राज्य में स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा, धर्मत कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। और धर्मत का युद्ध औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य हुआ, जिसमें जसवंत सिंह पराजित हुआ। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ, तो वो मुगल बादशाह था औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता है, तो औरंगजेब पूछ सकता है कि जिहाद किसने चलाया, तो ये औरंगजेब ने चलाया। और इसका अर्थ क्या होता है, तो दारुल इस्लामी। जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार था जिसका नाम था छत्रसाल ने विद्रोह किया था। और इसके काल में सतनामी विद्रोह भी हुआ था।
ये भी ध्यान रखिएगा। छत्रसाल विद्रोह और सतनामी विद्रोह ये औरंगजेब के शासनकाल में ही हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो वो मकबरा है राबिया उद दौरानी का मकबरा। ये भी दोस्तों कई बार आपके यूपीपीसीएस आरओ में भी पूछा गया है। तो द्वितीय ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा अर्थात जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, में बनवाया गया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि ताजमहल की फूहड़ नकल किस इमारत को कहा जाता है? तो जो राबिया उद दौरानी का मकबरा है इसे कहा जाता है। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये औरंगजेब ने करवाया। हो सकता है कि मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है और इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया? यानी औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन दो राज्यों को जीता? तो वो थे बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि किस शासक ने राम सीता की आकृति वाले रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए? तो ये चलवाए थे अकबर ने। रामसिंह देवनागरी लेख से युक्त जो सिक्के चलवाए वो अकबर ने चलवाए थे। और अगला पॉइंट कह रहा है कि मुगल शासक में प्रचलित तांबे का जो सिक्का है, तो तांबे के सिक्के क्या कहलाता था? तो तांबे के सिक्कों को दाम के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कई बार। और अगला है कि मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिले को सरदार कहा जाता था। यानी मुगल प्रशासन के अंतर्गत जो जिला होता था उसे सरकार के नाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मध्यकाल में बटाई शब्द का क्या अर्थ है? तो बटाई शब्द का अर्थ होता है लगान निर्धारण लगान निर्धारण की एक विधि थी। यानी बटाई शब्द जो थी वो लगान निर्धारण की एक विधि थी, अर्थात विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद माश शब्द से इंगित किया गया है। क्या कहा गया? मदद माश। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ये बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मदरसा ये बेगम जो कहलाता था वो माहम अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था दिल्ली में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो मुगल कालीन भारत में जो है राज्य की आय का प्रमुख जो स्रोत था वो भू राजस्व था। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये लगाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला पॉइंट है कि किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था निकोलाओ मनुची को। निकोलाओ मनुची को जो कि एक विदेशी यात्री था, मुगल सेना में चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। और अगला है मुगल काल में सेना का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? तो मुगल काल में सेना के प्रधान को मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं मनसबदारी प्रथा। चूँकि मनसबदारी प्रथा के जो संस्थापक थे वो अकबर थे और ये प्रारंभ कब किया गया? 1575 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पद या श्रेणी। और ये किस उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था? तो प्रशासन के संचालन के लिए। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि अकबर की जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? तो ये मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। हो सकता है कि मनसबदारी जो व्यवस्था थी किस पर आधारित थी? तो जो मंगोल भारत आए थे तो मंगोलों की जो दशमलव पद्धति थी उसी पर आधारित थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? तो उसे जागीर के नाम से जाना जाता था। और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मनसबदारी के संदर्भ में दो अस्पा यानी जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला जो मुगल शासक था वो था कौन? जहांगीर। अभी हम लोग ऊपर भी देखे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जात किस मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उनके दर्जे का सूचक था और सवार जिसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। यानी सवार घुड़सवार को कहा जाता था और जात किसी मनसबदार के जो व्यक्तिगत वेतन दिया जाता था उसके दर्जे का सूचक था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि मुगल कालीन जो उच्च अधिकारी थे उनको भी देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से मैचिंग वाले बन सकते हैं, मैचिंग के साथ साथ कोट वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे विभाग दिया है एक तरफ और एक तरफ उच्च अधिकारी दिया है। जैसे दीवान इंसाफ विभाग जो था वो सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी जो कार्य होता था वो उच्च अधिकारी करता था।
और दीवान वजारत ये लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि का कार्य जो है दीवान वजारत विभाग करता था। और दीवान ए कजा ये न्याय विभाग होता था, जो कि काजी उल कुजात के नाम से इसमें उच्च अधिकारी होते थे। अगला है कि दीवान बरीद। दीवान बरीद जो आपका विभाग है, दीवान वरीद यह एक गुप्तचर विभाग होता था, और बरीद ये ममालिक के अधीन कार्य करता था। और दीवान आरिज जो विभाग था वो सेना की भर्ती करना, रसद की व्यवस्था कराना, शिक्षा की व्यवस्था कराना, संगठन की देखरेख करना। और दीवान रिसालत ये विदेश विभाग था। और मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाकिया नवीश यह समाचार लेखक होता था, और खुफिया नवीस यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। और दरोगा ये डाक यह गुप्तचर जो है, दरोगा ये डाक जो होता था यह एक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, जिसके अतिरिक्त ये पत्र व्यवहार का भी प्रभारी होता था। नेक्स्ट है कि दीवान ये जो तन था ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। साथ ही साथ मीर आतिश जो होता था ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था। और मीर ये बहार जो विभाग था ये जल सेना का प्रधान होता था। और हरकारा ये जासूस एवं संदेश वाहक दोनों होते थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही साथ हम लोग लास्ट पे हैं। बस अगला है मितिक्षी। जो मितिक्षी था ये अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। और मुशरिफ जो होता था ये राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। साथ ही साथ जो नाजिर ये बयूतात होता था इस शाही कारखाने का जो है अधीक्षक होता था। तो ये दोस्तों रहे। साथ ही साथ जो लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में जो है मध्यकालीन भारत के 6 लेक्चर इससे पहले हैं, वो ना देखो तो प्ले लिस्ट बनी हुई देख सकते हैं। साथ ही से साथ एंशिएंट हिस्ट्री देख सकते हैं। और साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सबके अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। एनसीईआरटी सार संग्रह का वो देख सकते हैं। और संविधान देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो ये सब कुछ आपके प्ले लिस्ट पर बना है। आप चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। और आप कम समय में चाहें तो अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अब साथ ही साथ मध्यकालीन भारत का एक लेक्चर और आएगा लास्ट, उसके बाद हम लोग एंशिएंट वो जो है मॉडर्न शुरू करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।